Good morning, my dear students. Today I will discuss the condenser theory part, and tomorrow I will discuss some numericals which will be very important point of view और exams. तो आज हम कंडेंसर की बात करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर एक डिवाइस होता है। मैंने आपको पावर प्लांट आपको जब मैंने वेपर पावर साइकिल्स पढ़ाई थी तो उसमें आपने देखा होगा कि कंडेंसर नाम का एक इक्विपमेंट यूज होता था। अगर रैंकाइन साइकिल अगर याद हो आपको, तो रैंकाइन साइकिल में नीचे से पहले क्या था, पंप, फिर बॉयलर, उसके बाद टरबाइन में जा कर के हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई इंथैल्पी की स्टीम जाके एक्सपेंड होती थी, फिर नीचे कंडेंसर लगा रहता था। तो वही कंडेंसर आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कंडेंसर क्या होता है और कितने टाइप के कंडेंसर होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और वैक्यूम एफिशिएंसी और कंडेंसर एफिशिएंसी क्या क्या होती है। तो ये पढ़ाने से पहले, कंडेंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान में रख लीजिए कि आज जो मैंने फाइल शेयर की है उसमें आपको सब नहीं पढ़ना है। एक बार आप रीडिंग मार लीजिए, क्योंकि कंडेंसर में बेसिकली पूछा क्या जाता है कि कंडेंसर होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और एयर लीकेज की प्रॉब्लम होती है, कहाँ से होती है एयर लीकेज, अगर हो रही है तो उससे क्या फ़ायदे हैं, उससे क्या नुकसान है, क्योंकि फ़ायदा तो कुछ होता ही नहीं है एयर लीकेज से। तो बस केवल एक यही थ्योरी आती है, और बाकी आपका जो है वो न्यूमेरिकल आता है। तो टुडे वी विल डिस्कस द थ्योरी पार्ट, व्हाट इज कंडेंसर, टाइप्स ऑफ कंडेंसर, एंड एयर लीकेज अगर होती है तो उससे क्या नुकसान होते हैं। तो कंडेंसर क्या है? कंडेंसर बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसमें कि स्टीम कंडेंस होती है आकर के, और हीट जो है वो रिलीज होती है बाय स्टीम, एंड दिस जो हीट रिलीज होती है वो एब्जॉर्ब होती है बाय द वाटर। तो कंडेंसर जब आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि कंडेंसर के चारों तरफ जो है वाटर ट्यूब्स पड़ी रहती हैं। वाटर एक एंड से हॉट वाटर इंटर करता है कंडेंसर के अंदर, और दूसरे एंड से जो वाटर है वो आपका हॉट हो जाता है। एक पहले जो एंट्री पॉइंट होती है वो कोल्ड वाटर की होती है, और फिर जो एग्जिट पॉइंट होती है वो हॉट हो जाता है। कैसे हॉट हो जाता है? क्योंकि जब स्टीम आकर के कंडेंस होती है तो जो ट्यूब्स पड़ी होती हैं वाटर की, उनके कांटेक्ट में आपकी स्टीम आती है ना। तो दो टाइप के कंडेंसर होते हैं, जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर। तो वो अभी डिस्कस करता हूँ। तो आपको मैं पूरी भूमिका बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि होना क्या है आगे और क्या कहानी है। तो होता क्या है कि जब स्टीम आकर कंडेंस होती है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम जो है, स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड होती है, इनलेट से एग्जिट तक आती है। एग्जिट पे जब आती है तो वो एग्जिट जो पॉइंट होता है वो कंडेंसर का इनलेट पॉइंट हो जाता है ना, टरबाइन का एग्जिट पॉइंट। तो जब वो एंट्री करती है कंडेंसर के एंट्री पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वाटर की जो ट्यूब्स होती हैं वो फ्लो, जो वाटर ट्यूब्स, जो वाटर जो है वो आपका फ्लो रहता है। तो सिंगल ट्यूब भी होती है, मल्टी ट्यूब भी होती है, डबल पास भी होता है, सिंगल पास। सिंगल पास का मतलब क्या होता है कि एक एंड से वाटर, मतलब स्ट्रेट ट्यूब्स हैं, एक एंड से वाटर एंट्री हो रहा है, दूसरे एंड से निकल जा रहा है, वापस जो है वो नहीं आ रहा है। और डबल पास में क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो एक जगह से इंटर हो रहा है, और ट्यूब जो है वो बेंड है, और आपकी ट्यूब बेंड होने की वजह से वो ट्यूब में दूषित सीधे ना निकल करके, वो बेंड होकर के फिर वाटर जो आपका दूसरे एंड से निकल जा रहा है, मतलब सेम एंड से। और सिंगल पास में क्या है कि एक एंड से इनलेट पॉइंट है और दूसरे एंड से एकदम स्ट्रेट ट्यूब है, दूसरे एंड से निकल जा रहा है। तो वो एक अलग चीज़ है, उसमें ध्यान नहीं देना है। बस मेन चीज़ क्या है कि हमारा कंडेंसर करता क्या है, और कंडेंसर में किस तरह से चीज़ें वेरी करती हैं। और कंडेंसर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम इफिशिएंसी और कंडेंसर इफिशिएंसी। इन दो का कॉन्सेप्ट आपको हर हाल में समझना है, वैक्यूम इफिशिएंसी और कंडेंसर इफिशिएंसी। उसी बेस पे आपके न्यूमेरिकल हैं। तो हर साल कंडेंसर का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, आता ही आता है, क्योंकि पूरी यूनिट जो है वो आपकी बॉयलर और कंडेंसर मिलाकर के एक पूरी यूनिट है।
बॉयलर 80% पोर्शन है और कंडेंसर आपका 20%, है ना। तो बॉयलर से आपके क्वेश्चन आते हैं, एक थ्योरी का आता है, एक न्यूमेरिकल का आता है, और कंडेंसर से मोरलेस एक थ्योरी या फिर एक न्यूमेरिकल। थ्योरी कम ही आती है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं कंडेंसर से, और बॉयलर के केस में एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। तो 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। तो न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान होता है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको जब मैंने पेपर पावर साइकिल बताई थी वही यूज़ होने हैं, कि स्टीम टेबल से हमको पर्टिकुलर प्रेशर या टेम्परेचर पे हमें पर्टिकुलर प्रेशर या टेम्परेचर हमें सेचुरेटेड टेम्परेचर और प्रेशर देखने हैं स्टीम टेबल से, वो आपको देखना आता ही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कंडेंसर पे हमें फोकस करना है कि कंडेंसर में हो क्या रहा है, तो वो हम आपको अभी बताएंगे धीरे धीरे। तो कंडेंसर मैंने बता दिया कि एक डिवाइस होता है जिसमें बेसिकली होता है क्या है कि ऊपर से मान लीजिए अगर टरबाइन इसमें एसोसिएटेड है तो ऊपर से स्टीम जो एक्सपेंड होती है तो कंडेंसर में आकर के वो कंडेंस होती है, तो हीट लिबरेट होगी। हीट लिबरेट होगी तो ये हीट जो है एब्जॉर्ब होगी बाय द कूलिंग वाटर व्हिच इज सर्कुलेटेड अराउंड द कंडेंसर कंटिन्यूसली। तो कंडेंसर में देखिए, ये देखिए जो पीवी डायग्राम बना हुआ है ना, तो घबराना नहीं है। देखिए इतना सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, मैं ये जो पूरी कहानी बता रहा हूँ आपको, केवल एक थ्योरी पार्ट आपको बनाना है कि कंडेंसर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंडेंसर, और लीकेज से क्या क्या नुकसान होते हैं कंडेंसर में, व्हाट आर द काजेज ऑफ द लीकेज। ये थ्योरी पार्ट आज आपको बना करके असाइनमेंट जमा करनी है बस। बाकी जितनी फाइल शेयर की है मैंने सिर्फ आपको एक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उतना जो है मतलब लिखना नहीं है, बस केवल एक थ्योरी पार्ट आएगा, एक ही उसमें थ्योरी बनती है। तो घबराना नहीं है आपको कि जो इतना सारा देख करके, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इस डायग्राम में क्या है कि नॉन कंडेंसिंग हो कंडेंसिंग, जब नॉन कंडेंसर मतलब कंडेंसर नहीं लगा है तो एग्जॉस्ट जो हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक पे होगा, एटमॉस्फेयर पे एग्जॉस्ट होगा कि जो, तो हमें क्या होगा अगर हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे मान लीजिए एग्जॉस्ट कराएंगे तो हमें इंथैल्पी ड्रॉप जो है वो हमें कम मिलेगा। उसको हम अगर ले जा करके कंडेंसर में जो प्रेशर होता है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब वैक्यूम प्रेशर मेंटेन होता है, तो मतलब जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इंथैल्पी ड्रॉप हमें ज़्यादा मिलेगी। इंथैल्पी ड्रॉप ज़्यादा मिलेगी तो हमें पावर आउटपुट ज़्यादा मिलेगा फ्रॉम द टरबाइन। तो इसीलिए हम नॉन कंडेंसिंग और कंडेंसिंग में दिखा रहा है कि कितना हमें यूजफुल वर्क एक्स्ट्रा मिल गया बाय यूजिंग द कंडेंसर। कैसे मिल गया? क्योंकि कंडेंसर में जो प्रेशर होता है वो आपका बिलो एटमॉस्फेरिक लाइन प्रेशर होता है, मतलब वैक्यूम प्रेशर होता है। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर वो होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका कम होता है। एक गेज प्रेशर होता है, गेज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज़्यादा होता है। तो अभी डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी कहानी है। अब कंडेंसर में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है कंडेंसर में क्या क्या होता है। कंडेंसर होता है सप्लाई ऑफ कूलिंग वाटर की व्यवस्था होती है, वेट एयर पंप होता है, हॉट वेल होता है, अरेंजमेंट ऑफ कूलिंग एंड रिकूलिंग एंड कूलिंग वाटर, है ना। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये पूछा नहीं आता है। अब मेन चीज़ क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर। इसमें क्या है, 2 टाइप के होते हैं, जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर। अब दोनों में मेन डिफरेंस समझ लो भाई। जेट कंडेंसर में क्या होता है कि एग्जॉस्ट स्टीम और वाटर जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो होता है वो आपकी स्टीम कंडेंस होती है। मतलब जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर में क्या होता है, जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है और जो वाटर जो होते हैं वो डू नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर में यही मेन डिफरेंस है। मतलब क्या है कि जेट कंडेंसर में क्या होता है कि वाटर जो सर्कुलेटेड वाटर है वो डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में आता है, तो दोनों एक साथ नीचे कंडेंस होकर के इकट्ठा होते हैं, ठीक है। सरफेस कंडेंसर में क्या होता है कि वाटर की जो ट्यूब्स होती हैं वो एक नली के अंदर, एक ट्यूब के अंदर फ्लो करती रहती हैं, और स्टीम जो होती है वो ट्यूब के कांटेक्ट में आती है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आती है। तो सरफेस कंडेंसर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इस तरह की कूलिंग से जो हमें स्टीम कंडेंस होती है नीचे, वो वाटर हमारा कॉन्टिमिनेट नहीं होता है। जबकि जेट कंडेंसर में क्या होता है कि वाटर में दोनों, वाटर और हमारा स्टीम दोनों कांटेक्ट में आ जाती है। तो अगर वाटर हमारा जो सर्कुलेटेड वाटर है उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं तो फिर जो है वो हम डायरेक्ट फिर जो है उस वाटर को जो कंडेंस हुआ है उसको हम फिर डायरेक्ट बॉयलर में फीड नहीं कर सकते हैं जब तक उसको हम प्योर ना कर लें। तो ये बेसिक डिफरेंस है जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर में, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, 2 लाइन, है ना।
दोनों में क्या डिफरेंस है आपको मैंने बता दिया। अब ये देखो, मैंने एक डायग्राम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो टाइप के कंडेंसर होते हैं। पैरेलल फ्लो में क्या होता है कि जैसे एग्जॉस्ट स्टीम ऊपर से आ रही है ना, देखिए एग्जॉस्ट स्टीम ऊपर से आ रही है, मान लीजिए टरबाइन ऊपर लगा हुआ, टरबाइन से कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पे, मतलब उसको दिखाने का हम केवल कंडेंसर पे फोकस कर रहे हैं। ऊपर से स्टीम आ रही है और स्टीम ये जो है नीचे की ओर आएगी। अब ये कोल्ड वाटर जो कूलिंग पॉन्ड है, यहाँ कोल्ड वाटर जो है वो आपका ऊपर से नीचे की ओर वो भी मिक्स करेगा। अगर दोनों की डायरेक्शन एक है तो पैरेलल फ्लो, पैरेलल फ्लो आपका कंडेंसर है। और अगर स्टीम मान लीजिए ऊपर से आ रही है और वाटर आपके नीचे से जा रहा है तो वो काउंटर फ्लो होता है। तो वो भी आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस केवल आपको मैं एक अरेंजमेंट समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तो कोल्ड वाटर अगर डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में आ रहा है तो आपका फिर ये जेट कंडेंसर हो गया। अगर ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि वाटर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तो वो आपका सरफेस कंडेंसर हो गया। तो ये कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप होता है, यहाँ से ये फिर ये हॉट वेल में चला जाएगा। हॉट वेल बेसिकली एक आपका एक पॉट है, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा और जो ओवरफ्लो वो आपका कूलिंग पॉन्ड में आ जाएगा। फिर ये सर्कुलेट होकर कूलिंग वाटर का काम इधर से फिर से करेगा। ये पूरी साइकिल इस तरह चलती रहती है। ये आपको समझाने के लिए था। अब कंपेरिजन बिटवीन जेट एंड सरफेस कंडेंसर, ये आपको देख लेना है। कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं कि जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कूलिंग वाटर, मैंने मेन डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया है कि जेट कंडेंसर में क्या होता है, कूलिंग वाटर और स्टीम जो होते हैं दोनों डायरेक्टली मिक्सअप होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। और सरफेस कंडेंसर में क्या होता है, कूलिंग वाटर और स्टीम आर नॉट मिक्सड अप। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर में। अगर आपने ये नहीं लिखा, बाकी आप चाहे पूरी कहानी लिख दो, काट के जीरो कर देगा। अगर मैं होऊंगा तो काट के जीरो कर दूंगा अगर आपने ये डिफरेंस नहीं लिखा तो, क्योंकि ये मेन डिफरेंस है। बाकी सब छोटे छोटे हैं कि लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लोअर अप की अप रिक्वायर्स स्मॉल फ्लोर स्पेस, द कंडेंसेट कैन नॉट बी। हाँ, पांचवा भी देखिए मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो कंडेंसेट होता है कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फीड वाटर इन द बॉयलर्स अनलेस द कूलिंग वाटर इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। ये मैंने आपको बताया अभी। क्योंकि जेट कंडेंसर में होता क्या है कि वाटर और स्टीम जो ऊपर से आ रही है दोनों डायरेक्टली मिक्सअप होते हैं। तो अगर वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना, तो क्या होगा, वो ऐड अप हो जाएंगे स्टीम में और कंडेंसेट जो नीचे इकट्ठा हुआ है वो एज ए इम्प्योर कंडेंसेट होगा। तो जब तक उसको हम प्योर नहीं कर देंगे तब तक हम फर्दर बॉयलर में उसको वाटर को हम फीड अप नहीं करेंगे। तो ये पहला और पांचवा ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं। ये नहीं लिखेंगे तो डिफरेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो ये डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद सोर्सेज ऑफ एयर इन कंडेंसर, मतलब कहाँ कहाँ से, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से एयर जो है वो कंडेंसर के अंदर आ सकती है। तो मेन सोर्स जो होता है वो एयर का, लीकेज ऑफ एयर। एक्चुअली में होता क्या है कि कंडेंसर के अंदर जो हमारी कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर जो प्रेशर होता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब वैक्यूम प्रेशर होता है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो अगर कहीं पे भी आपने कंडेंसर की डिज़ाइन की है, कहीं पे भी आपने अगर कंडेंसर डिजाइनिंग की है और कहीं जॉइंट्स में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम रह गई, प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं हुई, तो एयर जो है वो इन्फोर्स होगी फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू वैक्यूम प्रेशर, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो एयर है वो आपकी बाहर से अंदर की ओर कंडेंसर की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो वहाँ से ये मेन सोर्स है एयर का कंडेंसर के अंदर आने का। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है बाय मेकिंग ए प्रॉपर डिज़ाइन एंड मेकिंग ऑफ ए गुड वैक्यूम जॉइंट्स। ये चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद अब अगला मेन चीज़ क्या है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर लीकेज। अगर एयर लीकेज हो रहा है कंडेंसर में तो क्या होगा, ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आपके एग्जाम में थ्योरी क्या बनानी है कंडेंसर से, व्हाट इज कंडेंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर में दो क्लासिफिकेशन, जेट और सरफेस। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। 8-10 होते हैं, लेकिन 3-4 आप कायदे से उसमें से जो आपको मैंने बताया कि पहला मेन क्या है कि दोनों में मिक्सिंग होती है, उसमें डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती है और मिक्सिंग होने की वजह से कुछ इम्प्योरिटी जो होती है वो जेट कंडेंसर के वाटर कंडेंसेट में ऐड हो जाती है। इसलिए उस वाटर को हम डायरेक्टली फिर बॉयलर में फीडअप नहीं कर सकते हैं, जबकि सरफेस कंडेंसर में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली फीडिंग, दोनों डायरेक्टली मिक्सअप नहीं होती हैं। तो हम
वो एज ए प्योर वाटर रहता है, मतलब जो स्टीम वाला कंडेंसेट होता है, इसलिए उसको हम डायरेक्टली फीडअप कर सकते हैं बॉयलर में। तो ये दोनों के बीच में आपका मेन डिफरेंस है। बाकी 8-10 डिफरेंस होते हैं, उसको आप देख लीजिए। तो एक थ्योरी ये बनी कि व्हाट इज कंडेंसर, फंक्शन ऑफ कंडेंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, दोनों के बीच में डिफरेंस। उसके बाद सोर्सेज क्या हैं, क्या कहाँ से एयर लीकेज हो सकती है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं होगी, वैक्यूम जॉइंट्स अगर कायदे से नहीं बनाए गए होंगे, नहीं डिजाइन किए होंगे, तो वहाँ से जो है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर वैक्यूम है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर आपकी सक होगी और वैक्यूम और जो है कंडेंसर के अंदर एयर आ जाएगी और वो स्टीम के साथ मिक्सअप हो जाएगी। तो वो हमें नहीं चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ एयर लीकेज, एयर लीकेज से होगा क्या, थर्मल एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी और इंक्रीज, भाई थर्मल एफिशिएंसी कैसे डाउन हो जाएगी, एयर अगर अंदर आ जाएगी तो क्या होगा, एयर अंदर आ जाएगी तो दिस विल एड अप ए प्रेशर, इट विल रेज अप द प्रेशर, प्रेशर जो हमारा वैक्यूम बना हुआ है उसको डिस्टर्ब करेगी, प्रेशर एड अप होगा, प्रेशर एड अप होगा मतलब हम वैक्यूम जो प्रेशर हमने बना रखा है उससे हम थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, जो हमारा इंथैल्पी ड्रॉप जो हो रहा है हमारा H1 - H2 जो हम करते हैं वो हमारा हमें कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि एयर जब अंदर आ जाएगी तो जाहिर सी बात है प्रेशर वो ऐड अप करेगी, प्रेशर ऐड अप करेगी तो हमारा जो वैक्यूम प्रेशर है जो हमारा जिस ऑर्डर का होना चाहिए वो उतना ऑर्डर करना हो करके वो हमारा थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास प्रेशर हमारा पहुंचने लगेगा। तो जब हमें तो चाहिए वैक्यूम प्रेशर, वो प्रेशर जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास पहुंचने लगेगा, तो इंथैल्पी डिफरेंस जो है हमारा H1 - H2 वो हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कंडेंसर में हाई वैक्यूम चाहिए, मतलब वैक्यूम ज़्यादा चाहिए, मतलब बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे होगा तो हमें इंथैल्पी ड्रॉप ज़्यादा मिलेगा, इसलिए थर्मल एफिशिएंसी जो होगी वो कम हो जाएगी। इसको हमें अवॉइड करना है कि एयर जो है वो कंडेंसर के अंदर कहीं से भी जॉइंट से या कहीं से भी अंदर ना आ सके। इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग वाटर, रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र और कोरोजन भी होगा। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम वैक्यूम इन कंडेंसर, कैसे हम कंडेंसर के अंदर वैक्यूम कैसे बना सकते हैं, एयर पंप यूज़ कर लो। एयर पंप क्या करेगा भाई, इट विल सक द एयर, जो अगर मान लो थोड़ी सी अगर एयर आ गई है ना, तो इट विल सक द एयर एंड इट विल मेंटेन ए गुड वैक्यूम अंडर द कंडेंसर। क्योंकि हमें ये अवॉइड करना है कि स्टीम जो कंडेंसर के अंदर स्टीम ही रहे, किसी भी तरीके से एयर या फिर नॉन कंडेंसेबल गैसेज जो हैं वो कंडेंसर के अंदर ना रहें, तो हमारा वैक्यूम अच्छा रहेगा और हमारी वैक्यूम एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इतना ज़्यादा इसमें डिटेल पे नहीं जाना है, बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया, जो मैंने बोला है बस वही आपको समझना है। उसके बाद ये एयर टाइट जॉइंट्स होने चाहिए आपके, है ना, तो उससे आपकी एयर टाइट जॉइंट होंगे तो एयर जो है वो अंदर कंडेंसर के अंदर नहीं आएगी। तो यही सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक बार रीडिंग मार लीजिए। मेन चीज़ क्या है, अब मेन चीज़ अब आप फोकस करने वाले हैं, जो अभी तक पूरी कहानी बता रहा था मैं, अब कहानी का मेन फोकस आने वाला है कि वैक्यूम मेजरमेंट। ये जो पूरी कहानी लिखी है इसमें घबराना नहीं है आपको। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ। होता क्या है कि जो कंडेंसर होता है उसमें हम एक वैक्यूम मेजरमेंट, वैक्यूम गेज लगा देते हैं कि कंडेंसर के अंदर कितना हमारा वैक्यूम मेंटेन हो रहा है, और एक बैरोमीटर रीडिंग जो होती है वो भी हमारी मेजरमेंट होती है कि बैरोमीटर कितना रीड कर रहा है। तो वैक्यूम एफिशिएंसी क्या होती है एक्चुअली में, भाई देखिए किसी भी एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना आउटपुट हो रहा है और इनपुट कितना हो रहा है, अगर दोनों बराबर हो गए तो एफिशिएंसी 100%। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। तो वही चीज़ है कि वैक्यूम एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में कितना वैक्यूम मेंटेन हो पाया, और नीचे क्या है मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम, कितना हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं अंडर द सिस्टम। अगर दोनों सेम हो गए, दोनों 1-1 हो गए, दोनों चीज़ें बराबर हो गई तो वैक्यूम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 100%, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे कंडेंसर एफिशिएंसी क्या होती है, कंडेंसर एफिशिएंसी देखिए अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ वैक्यूम एफिशिएंसी और कंडेंसर एफिशिएंसी, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको जब कल न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तब आपको एकदम दिमाग में हर चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, अभी जितना बता रहा हूँ उतना समझ लीजिए। कंडेंसर एफिशिएंसी जाहिर सी बात है, एक जगह से पानी घुस रहा है दूसरी जगह से निकल रहा है
है ना। तो कंडेंसर एफिशिएंसी को हम इस हिसाब से मापते हैं कि राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज। भाई इसको कंडेंसर एफिशिएंसी को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूंगा तो आपको कंडेंसर एफिशिएंसी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, रियलाइज़ करने पे बिलीव करता हूँ मैं। कंडेंसर एफिशिएंसी का मतलब देखिए ऐसे है कि स्टीम ऊपर से नीचे आ रही है, समझिएगा बात को, और नीचे क्या हो रहा है कंडेंसर में, वाटर सर्कुलेट हो रहा है ना। तो वाटर सर्कुलेट हो रहा है तो मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर, भाई ठंडा वाटर है, अंदर जा रहा है 20 डिग्री, मान लीजिए 18 डिग्री पे अंदर जा रहा है, और निकल ट्यूब से बाहर रहा है वो आपका 30 डिग्री पे, है ना। तो कितना टेम्परेचर राइज हुआ, एक्चुअल में कूलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ, 18 पे इंटर कर रहा है और 30 पे निकल रहा है, तो 30 माइनस 18, वेरी गुड। तो यही आपको लिखना है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। अब मैक्सिमम पॉसिबल कितना हम टेम्परेचर राइज करा सकते हैं उस कंडेंसर से, इन दोनों का रेशियो जो होता है वही कंडेंसर एफिशिएंसी होती है। अब मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना राइज हो सकता है, भाई 18 पे इंटर हो रहा है और 30 पे निकल रहा है, 18 पे इंटर हो रहा है 30 पे निकल रहा है, तो एक्चुअल कूलिंग वाटर टेम्परेचर राइज कितना हुआ, 30 माइनस 18। लेकिन हम मैक्सिमम कितना टेम्परेचर राइज करा सकते हैं वो डिपेंड करता है कि कंडेंसर का प्रेशर कितना है, कंडेंसर के अंदर जो स्टीम है उसका प्रेशर क्या है और उसके करस्पॉन्डिंग सिचुएशन टेम्परेचर क्या है, वो स्टीम टेबल से देखेंगे। तो उसका टेम्परेचर और इनलेट वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस, दैट विल बी मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज इन कंडेंसर। इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी कंडेंसर एफिशिएंसी। ये चीज़ें जो लिखी हैं इसको रटने से कोई फायदा नहीं है, इसको रियलाइज करिए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको पढ़ लो, जो मैंने बोला है वही चीज़ है। कल न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो एक एक चीज़ जो है आपके दिमाग के एकदम तंत्र जो है खुल जाएंगे, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। बाकी मैंने इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये यूज होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01325 बार, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101.325 बार, 101.325 बार किलो पास्कल, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 160 mm ऑफ Hg, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 160 टॉर। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये कन्वर्जन अभी न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो यूज होगा मेरे भाई साहब, मुझे पता है कि आप सब लोग भूल गए होंगे, इसलिए फिर से रिवाइज किए दे रहा हूँ। तो 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो वैक्यूम एफिशिएंसी क्या है, कंडेंसर वैक्यूम अपॉन बैरोमीटर रीडिंग माइनस प्रेशर ऑफ स्टीम। और कंडेंसर एफिशिएंसी क्या है, एक्चुअल कूलिंग वाटर टेम्परेचर राइज अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज। ये आपको कल न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो आपको फील हो जाएगा। और ये मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है कि गैस प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। ये वाई एक्सिस में प्रेशर है और एक्स एक्सिस में एब्सोल्यूट वैक्यूम है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन मैंने खींच रखी है, देख रहे हैं आप, 3 लाइनें, एक नीचे एब्सोल्यूट वैक्यूम, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक नीचे और सबसे ऊपर ए पॉइंट पे एक लाइन है। तो अगर एटमॉस्फेरिक ऊपर से कोई प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। और वहीं पर अगर मान लो कोई प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होता है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में अगर हम नीचे की ओर जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर, जो कि बी पॉइंट से डिनोटेड है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, तो ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। ये वैक्यूम प्रेशर है, एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं है आपका, जो बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो आपका वैक्यूम प्रेशर है, एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी यूज़ होंगी न्यूमेरिकल में, इसलिए मैंने बता दिया है कि भाई साहब एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर को घटा देते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाता है। गेज प्रेशर को एडअप कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ मच देयर इज एक्सेस प्रेशर। तो थ्योरी आज आपको क्या बना के हमें असाइनमेंट के तौर पे देनी है कि व्हाट इज कंडेंसर, कंडेंसर क्या करता है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, 2 टाइप के कंडेंसर होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मोटा मोटा डिफरेंस लिखना है। उसके बाद एयर लीकेज के काजेज़ क्या हैं, कहाँ से होता है, उससे अगर हो जाता है तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है कंडेंसर में, और उसके बाद वैक्यूम एफिशिएंसी और कंडेंसर एफिशिएंसी। बस भाई साहब इतनी ही इसमें थ्योरी बनती है और कोई कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसको अच्छी तरीके से मनन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए। आज मैंने क्या पढ़ाया है, कल न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। ये सब चीज़ें अगर आज आप कर लेंगे तभी कल न्यूमेरिकल समझ में आएगा। और 99% कंडेंसर में न्यूमेरिकल ही आता है, थ्योरी बहुत कम आती है। इसलिए कल की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, आज की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास समझ में आएगी तभी कल की क्लास समझ में आएगी। तो कल मैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो भी आपको दूंगा, और कुछ न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा। तो कल की क्लास में कंडेंसर में जो है थोड़ा सा कंडेंसर ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि न्यूमेरिकल कल मैं लगवा दूंगा। तो पढ़िए, मज़े लीजिए, लेकिन सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।